हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस में। तो हम एनवायरनमेंट की आज क्लास नंबर 5 ले रहे हैं। ये चैप्टर बस फिनिश होने वाला है, एक दिन और लगेगा इसमें। बस हमें आज पढ़ना था, पर्यावरण की विशेषताएं पढ़नी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है इंटरडिपेंडेंस, अन्योन्याश्रितता। सेकंड है लिमिटेशन, इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं। कॉम्प्लेक्स रिलेशन, जटिल संबंध, ये इनकी विशेषताएं हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरडिपेंडेंस, अन्योन्याश्रितता में क्या है कि परस्पर निर्भरता के कारण किसी जीव का अस्तित्व अन्य असंख्य जीवों के अस्तित्व पर निर्भर करता है। किसी जीव का मतलब कोई अगर सिंगल जीव है तो उसका जो अस्तित्व है वो अन्य असंख्य जीवों के अस्तित्व पर निर्भर करता है, जो परस्पर आश्रित एवं अंतर संबंधित होते हैं। यदि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, पेड़ पौधे, मृदा, सूक्ष्म जीव आदि अपना कार्य बंद कर दें तो मानव सहित विभिन्न जीवों का समाप्त होना निश्चित है। जैसे क्या है, अगर पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन उत्पन्न करना बंद कर दें तो वहाँ पर हमारा जीवन भी नष्ट हो सकता है, साथ ही साथ विभिन्न जीवों का भी। और पादप जो है ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और वो मृदा, मिट्टी से पोषक तत्व और खनिज तत्व को लेते हैं जिससे कि वो भोजन बना सकें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो एक जीव का जो अस्तित्व है वो पर्यावरण में कई जीवों पर आश्रित है। इसी तरह हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशन क्या है? उसकी विशेषता पर्यावरण में लिमिटेशन भी है। जैसे पौधे जो हैं वो निश्चित मात्रा में ही सूर्य किरणें ग्रहण कर सकते हैं और एक निश्चित सीमा तक ही ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है अभी पेड़ जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितने भी पेड़ हैं वो एक लिमिटेशन तक ही ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देते हैं जटिल संबंध, कॉम्प्लेक्स रिलेशन। तो पौधों में जीवों एवं तत्वों की अन्योन्याश्रितता मतलब डिपेंडेंसी होती है, इंटरडिपेंडेंसी, और उनकी सीमित क्षमता ने संबंधों को जटिल बना दिया है। जो ये 2 विशेषताएं हैं, एक अन्योन्याश्रितता और एक सीमित क्षमता, तो इन दोनों ने क्या करा है? जटिल संबंध बना दिया है, जहाँ कोई भी तत्व स्वतंत्र नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम अपने आप सब काम कर लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। पर्यावरण में दृश्यमान वस्तुएं वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती हैं। जैसा हम देख रहे हैं बिल्कुल सब वैसा ही नहीं चल रहा है पर्यावरण में। कुछ चीजें हम देख भी नहीं सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, क्या है, कैसे चक्र चल रहा है, अभी भी खोज चल रही है इन सभी के ऊपर। आप देखेंगे तो जैसे अंतरिक्ष के बारे में भी अभी भी सब चीज़ें खोज चल रही हैं, ग्रह ढूंढे जा रहे हैं, उनका काम कैसे, क्या, चंद्रमा, मंगलयान। तो ये अभी अदृश्य हैं, सब चीज़ें दृश्यमान सभी वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही हैं। एक नोट है, तो समय के साथ साथ भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों, मतलब भौतिक और जैविक पर्यावरण में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे ज्वालामुखी है, ऋतुएं हैं, जलवायु परिवर्तन है, जीवों हेतु प्रतिकूल और अनुकूल जो दशाएं आ रही हैं, के आधार पर मनुष्य ने जो समाज एवं संस्कृति की संरचना विकसित करी है, इन सब के साथ साथ समय के साथ साथ, जिसमें वह एक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। अब हम पढ़ते हैं कि कल्चरल एनवायरनमेंट होता क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण। तो सांस्कृतिक पर्यावरण का संबंध जो होता है वो सीधे सीधे मनुष्य जाति से होता है, क्योंकि मनुष्य जो है श्रेष्ठ प्राणी है। जितने भी जीव जंतु हैं उन सब में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य जाति है। तो इन कारणों से जब वो श्रेष्ठ है तो इन कारणों से वो समुदाय बनाता है, एक दूसरे के साथ ग्रुप्स बनाता है, कुछ परंपराएं बनाता है कि जैसे हमें दिवाली मनानी, होली मनानी है, अभी पर्यूषण पर्व आ रहा है तो हमें पर्यूषण पर्व मनाना है।
कुछ आदर्श भी बनाता है कि ये समाज के लिए उचित है, ये अनुचित है। तो इन आदर्शों को बनाता है जब मनुष्य, तो एक सांस्कृतिक पर्यावरण का यहाँ पर निर्माण होता है। जैसे सांस्कृतिक पर्यावरण के विविध वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं? तो एक सामाजिक पर्यावरण होता है, इसके अंतर्गत जो आती है विरासत है, धर्म है, प्रथा है, संस्कार है, कला, साहित्य आदि मिलकर जो है सामाजिक पर्यावरण बनाते हैं। जैसे हमें कोई भी व्यक्ति है वो परिवार में संस्कार कैसे देता है, वहाँ पे कला एवं साहित्य के बारे में क्या जानकारी दी जाती है बच्चों को, विरासत में हम उन्हें क्या दे रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं कि वो हमारे थ्रू बुरे विचार सीख रहे हैं, बुरी बातें सीख रहे हैं, धर्म कैसा है, कोई सा भी धर्म हो, प्रथा किस तरह से चलती आ रही है, तो इससे सामाजिक पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट आता है आर्थिक पर्यावरण। तो मनुष्य जो है स्वविवेक मतलब खुद से सोच सकता है और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी के द्वारा भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण में भौमिक पदार्थों को प्राप्त करता है। तो ये जो है प्राकृतिक पर्यावरण में जो है अपने ज्ञान से और टेक्नोलॉजी का प्रयोग, इन दोनों का ही प्रयोग करके क्या कर रहा है, वो पदार्थ बना रहा है। जैसे कुछ भी बना दिया, अभी रोबोट बन गया, तो भौमिक पदार्थ बना रहा है और उनका उपयोग कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आर्थिक मदद हो रही है। तो यहाँ पे आर्थिक पर्यावरण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आता है प्रौद्योगिकी, मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी पर्यावरण। अब आता है टेक्नोलॉजी पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण का विभाग जिस पर मानव ने विज्ञान की सहायता से नियंत्रण कर लिया है, मतलब एक कंट्रोल कर लिया है। ऐसे कोडिंग करते हैं लोग, और कोडिंग के थ्रू हमें ये करना है कि ये फॉर्म सबमिट हो जाए। तो वहाँ पे हमने क्या कर लिया कि सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर लिया, पूरा नियंत्रण कर लिया है यहाँ पर। तो इसको प्रौद्योगिकी पर्यावरण, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है राजनीतिक पर्यावरण। क्या होता है? पॉलिटिशियन वाला एनवायरनमेंट होता है, वो क्या होता है? तो भौतिक पर्यावरण पर नियंत्रण स्थापित करने के साथ साथ मानव ने क्या करा है कि उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए मानव की प्रबल इच्छाओं ने राजनीतिक पर्यावरण को भी जन्म दे दिया है। किस पर? मानव पर ही। जो मानव है, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, उन्हीं पर कंट्रोल करने के लिए राजनीतिक पर्यावरण की उत्पत्ति हो गई है अब। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। तो मानव की मानसिक परिस्थितियां, जैसे बुद्धि हो गई, रुचि हो गई, प्रेरणाएं हो गई, चिंतन हो गया, विचार हो गया, तो आदि जो व्यवहारात्मक आते हैं उसे मनोवैज्ञानिक पर्यावरण को निर्माण करती है। जैसे अगर कोई पर्सन, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर दो पर्सन हैं, खड़े हैं एक साथ, या मान लो यहाँ पर एक बस स्टैंड है और यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, तो इन दोनों की जो सोचने समझने की जो क्षमता होगी, जो रुचि होगी, वो दोनों की अलग होगी। तो ये जो है कैसे उत्पन्न होती है, हमारे आसपास के पर्यावरण से। तो हम जैसे लोगों के आसपास रहेंगे, वैसे ही हमारी बुद्धि, रुचि, प्रेरणा और हमारी जो विचार करने की शक्ति होगी, क्षमता होगी, वो वैसे ही बनेगी। और हम व्यवहारात्मक आते हैं, मतलब वैसे ही व्यवहार करेंगे लोगों से, वैसे ही आदतें पड़ेंगी हमारी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना, पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्या है, हमें आवश्यकता क्या है इसको पढ़ने की। नीड ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज। हम क्यों पढ़ें पर्यावरण? हम तो जानने वाले चारों ओर जो हम जिनसे घिरे हुए वो पर्यावरण है, तो इसकी हमें स्टडी करनी भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें पता हो क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमें पर्यावरण को अच्छा बनाना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चाहे आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपको एनवायरनमेंट की स्टडीज़ होनी चाहिए। तो हम संसाधन की कमी हो रही है इस टाइम पे। कैसे कमी हो रही है? संसाधन की कमी का मतलब है जैसे किसी संसाधन की मांग ज़्यादा हो गई मार्केट में। मान लीजिए हमारे पास एक बुक है, एनवायरनमेंट की ही बुक है, एनवायरनमेंट बुक रिटन बाय पूर्णिमा। अब ये बुक जो है
इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि अब इसकी मांग जो है अधिक हो गई है मार्केट में। पर लेकिन ये 50 ही पब्लिश हुई हैं अभी, ये देखने के लिए कि हाँ ये चलेंगी नहीं चलेंगी। नीड है 500 कॉपीज़ की, है अभी 50। तो संसाधन की यहाँ पे क्या हो गई, कमी हो गई। तो जब उसकी आपूर्ति सीमित है, संसाधन की कमी के कुछ कारण ये भी हो सकते हैं, जैसे क्या कि ज़्यादा आबादी दुनिया में 7 अरब लोग रहने की वजह से क्या हो रहा है, संसाधन की कमी जो है वो बढ़ती जा रही है। जितने ज़्यादा लोग आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, पेड़ उतने ही हैं, पेड़ लगा है नहीं रहा कोई, और बहुत ही कम मात्रा में लग रहे हैं। जो लगा भी रहे हैं अच्छे लोग, वो कम मात्रा में लग पा रहे हैं। कटाई ज़्यादा हो पा रही, कटाई तो ज़्यादा हो रही है लेकिन पेड़ लग कम रहे हैं। अगर मान लो पेड़ हम आज लगा रहे हैं तो वो 10 साल में बड़ा होगा, पर लेकिन हमने आज काट दिया, पेड़ लगाए हमने आज 10 हैं, हमने कहा हमने एक पेड़ काटा लगा दिए 10, पर लेकिन वो जो 10 ग्रोथ होगी उनकी, वो कितने दिनों में होगी, 10 साल में, 20 साल में होगी, है ना। तो वनों की कटाई से क्या हो रहा है, जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। खनिज तथा तेल खनन हो रहा है ज़्यादा, खनिज और तेल का खनन भी हो रहा है ज़्यादा, तो उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। प्रदूषण, संसाधनों का प्रदूषण तथा संदूषण का एक बड़ी समस्या बन गई है। जैसे कार है, सभी को कार चाहिए लेकिन पेड़ कुछ ही लोग लगा रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, या कार हो गए या कारखाने हो गए, उनसे कारखाने भी बढ़ रहे हैं अब, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि पब्लिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करा जाए जिससे कि ज़्यादा प्रदूषण ना हो। मान लीजिए कोई सिंगल कार है या सिंगल बाइक है, तो सिंगल पर्सन जा रहा है, वो सिंगल पर्सन लौट के आ रहा है, तो अगर वो पब्लिक व्हीकल्स का यूज़ करेगा तो वहाँ पे एक व्हीकल कम भी होगा, और ऐसे धीरे 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 करके हर कोई सोचने लगा तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा, कम हो जाएगा धीरे धीरे। साथ में अब हम पढ़ते हैं कि लाभ एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधन का तीव्रता से किया जा रहा दोहन भी शामिल किया जाता है, क्योंकि संसाधनों का प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण उस गति से नहीं हो पा रहा। वही बात, इतनी गति से वो पुनः संरक्षित नहीं कर पा रहे जितनी तेज गति से हम यूज़ कर ले रहे हैं उनका। तो संसाधनों की इस तरह निरंतर कमी होती जा रही है। अत्यधिक उपभोग, संसाधन का अनावश्यक तथा ज़्यादा इस्तेमाल करना। अनावश्यक हमने जो जैसे पानी है, पानी को बर्बाद करना अनावश्यक रूप से, ठीक है भाई कपड़े धुल रहे हैं तो धुल रहे हैं, ठीक है, तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रहा है, अनावश्यक रूप से भी हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं एक नोट, ये इम्पोर्टेंट है। और अब हाँ, आपको एक जानकारी हम देना चाहेंगे कि हम जो है आज हमने एक सुबह पोल डाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिसमें कि 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक आंसर लगाना रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में जो है उसका आपको आंसर मिल जाया करेगा। तो इस तरह क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तैयार होंगे धीरे धीरे, और प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। साथ में हम यहाँ पे लाइक डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। तो इस तरह अगर हम डेली पोल में आप ज़रूर अपने आंसर दीजिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो, और नेक्स्ट क्लास में हम उसका आंसर बताएंगे सही, ठीक है। तो आज का ये नोट हम पढ़ते हैं पहले। तो सर्वप्रथम 1972 में स्टॉकहोम में, कहाँ पर, स्टॉकहोम में संयुक्त राज्य संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में पर्यावरण अध्ययन पर बल दिया गया, जोर दिया गया कि पर्यावरण की स्टडीज कराई जाए। पर्यावरण अध्ययन पर बल दिया गया कि पर्यावरण के बारे में देखा जाए, समझा जाए, एनालिटिक्स किया जाए लोगों, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर बल दिया, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य रखा, जिससे कि लोगों को जानकारी हो। पर्यावरण अगर हम दिवस मनाएंगे तो लोग जानेंगे है क्या, इसमें क्या है पर्यावरण के बारे में, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और इसका प्रचार प्रसार भी हो जाएगा दिवस बनने से। तो ये जो 1974 से प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा 5 जून को पर्यावरण दिवस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन
पर्यावरण अध्ययन के बारे में कहाँ पर हुआ था, तो स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को कब से मनाना स्टार्ट हुआ, तो ये मनाना स्टार्ट हुआ 1974। मीटिंग जो हुई थी वो 1972 में होती है, आपको जो है ये याद रखना है। और जो प्रतिवर्ष मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस वो 1974 में मनाया गया। ये आपको दोनों जो डेट्स हैं वो याद रखनी है। नेक्स्ट, तो पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन उसके प्राकृतिक, कृत्रिम, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, नैतिक एवं सौंदर्यात्मक आदि पहलुओं पर विचार करके किया जाना चाहिए, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। इसका पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जैसे इस तरह से संक्षिप्त में ये भी है। तो पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन जो है, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हमें इन सब चीज़ों के पहलुओं के बारे में विचार करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण बचाया जा सके। तो अब हम आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में जो है हम और पढ़ेंगे पर्यावरण का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज़। पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, भी हमने आवश्यकता पढ़ ली। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या होगी इसकी अगर हम पढ़ लेंगे तो। नेक्स्ट आएगा मानव और पर्यावरण का संबंध क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन। तो आपको जैसे पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर भी करिए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में ये ना लगे कि हम काश पढ़ लेते। तो ये काश वाला जो रहता है, काश से बहुत दिक्कत रहती है कि अगर हम एग्ज़ाम हॉल में गए, हमने क्वेश्चन का आंसर कर दिया, ये ठीक है, हम वहाँ करके आ गए, ठीक है, फिर हम आके देख रहे हैं वीडियो, अच्छा चलो देखते हैं हमारी क्या क्या सही रही। फिर यहाँ पे बताया जाएगा कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास, मान लीजिए क्लास नंबर 5 में, क्लास नंबर 6 में, क्लास नंबर 50 में। फिर वहाँ पे आपको पछतावा होगा कि काश हम पढ़ के गए होते। तो आपको क्या है, कंटिन्यू बने रहना है। चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही कोई क्लास आए नेक्स्ट, तो आप पे नोटिफिकेशन आ जाए उसका। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें, जिससे कि हमारा ही फ़ायदा होगा। हम अभी से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। तो एक हम आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टेड टुडे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पोल। डेली हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक पोल करेंगे, जिसमें कि 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से भी जो आपको आंसर लगे वो आंसर लगाना है। तो उस आंसर को, जो पोल का जो आंसर रहेगा, वो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो आंसर जानने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड डेली कंटिन्यू क्लास अटेंड करें। तो 10 बजे जो है पोल आपका रिलीज हो जाया करेगा, क्वेश्चन जो है वो आपकी यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव पेपर्स की भी तैयारी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, एक वो भी नज़र में रहेगा कि हाँ इस तरह आते हैं, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम बाद में एक सीरीज़ करेंगे जिसमें 100+ क्वेश्चंस बताए जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। कोर्स के मिडिल में हम कर देंगे, जैसे आधा कोर्स होता है तो आधे कोर्स से रिलेटेड 100+ सीरीज़ लाएंगे हम। तो अभी 10 AM पर आप पोल में ज़रूर रिप्लाई करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।